हेलो दोस्तों, सिलेक्शन कक्ष की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग सभी विषयों के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, वो और उनके साथ जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो लेकर के आएंगे। तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है, तो ये इतिहास की पहली कक्षा है। और जैसा कि हम आपसे कहा था कि ये सारे प्रीवियस ईयर होंगे, ये बीएसएससी इंटर स्तरीय, ठीक है, इंटर स्तरीय प्री परीक्षा का 29 अगस्त 2017 का पेपर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को जितना अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके इस प्रश्न से हम देंगे, और हम लोग निकल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? हु एक्सपेल्ड दाऊद फ्रॉम पटना एंड हाजीपुर। अब सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि दाऊद कौन था। ठीक है, अब दाऊद के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लें तो ये एक अफ़गानी प्रमुख था। कौन था? अफ़गानी प्रमुख, जो बंगाल में एक करनी वंश थी। ठीक है, बंगाल में करनी वंश थी, और इसका अंतिम शासक यही था, अंतिम शासक। अब पूछिएगा जो कि इसको कौन खदेड़ा, तो इसको खदेड़ा था अकबर। कौन खदेड़ा था? अकबर। और क्यों खदेड़ा था? तो अकबर जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो इसने उसके स्वामित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब कब ये घटना कब हुई थी? तो 1574 ईस्वी की बात है। ये घटना हुई जब अकबर पटना की ओर बढ़ा और इसे यहाँ से भागना पड़ा। फिर 1576 में, 2 साल बाद 1576 में एक निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, निर्णायक युद्ध होता है। ये युद्ध था कहाँ का? राजमहल का। राजमहल का निर्णायक युद्ध है जिसमें दाऊद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दाऊद 1574 में यहाँ पटना से भागना पड़ा और 76 में ये युद्ध में मारा गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ठीक है, हाउ मेनी जेम्स वेयर इन द अकबर कोर्ट। अब अकबर को आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले अकबर के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। अकबर एक बहुत महान शासक की संज्ञा दी गई है इतिहास में इसे, और ये मुग़ल वंश के थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे, थर्ड रूलर। ठीक है, अब इनका जन्म 1542 में अमरकोट में, कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। और ये 13 वर्ष की मात्र आयु में 1556 में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, ये हुमायूं और हमीदा बेगम का पुत्र था। अब अकबर के अगर राज दरबार की बात करें तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। जैसे तानसेन, बीरबल, ठीक है, अबुल फजल, ये सब थे। और इसी में से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9। कितने रत्न थे? नवरत्न। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ठीक है, गोवा तो राजधानी थी। गोवा राजधानी कौन बनाया था?
कोई बताइए हमको। ठीक है, गोवा राजधानी बनाया था नीनो डा कुन्हा। ठीक है, ये गवर्नर था पुर्तगाली। ठीक है, कब स्थानांतरित किया था गोवा में? 1530 में। और नीनो डा कुन्हा 1529 से 38 तक भारत में गवर्नर रहा था, पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अब ये है पुर्तगाली भारत कौन सी राजधानी बनाई थी? तो गोवा। गोवा से पूर्व कौन सा था इसका? कोचीन। मतलब सबसे पहले 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने कोचीन में पहली एक उस फैक्ट्री बोल सकते हैं, या फिर सबसे पहला अपना किला स्थापित किया था, पुर्तगाली किला 1503 में। ठीक है, अब अगर पुर्तगाली का आगमन का हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि 1498 में भारत कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा। समुद्री रास्ते से भारत की खोज भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1500 ईस्वी में कैब्राल, फिर 1502 में पुनः वास्को डिगामा आया। जब ये पुनः वास्को डिगामा 1502 में आया तो 1503 में इसने क्या किया? कोचीन में अपना पहला किला स्थापित किया था। ठीक है, हम लोग अब समझ गए आप लोग। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में, जो वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे हुआ था तलवंडी में। और वर्तमान में अगर तलवंडी देखा जाए तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है, पंजाब प्रांत के ननकाना साहब स्थान पर है। ननकाना साहिब स्थान पर है इनका जन्म। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 29 नवंबर 1469 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने 3 चीज़ की शुरुआत की थी। एक लंगर, जानते होंगे, सिख संप्रदाय में लंगर बहुत ही प्रचलित है। लंगर का है क्या कि कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता है, सामूहिक रूप से खाना बनाना और खाना बांटना, खाना सब कुछ है। लंगर के बाद था पंगत। पंगत क्या था? जो कि भेदभाव नहीं, ऊंच नीच कुछ भी भेदभाव नहीं, सब साथ मिलकर खाएंगे पिएंगे। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई नीचे जाति का है तो वो दूर बैठ के खाएगा, कोई ऊंची जाति है तो वो यहाँ आसपास बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक जगह पर के बैठ के खा सकते थे। और संगत क्या होता था? ये सामूहिक निर्णय के बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है कि वेयर डिड द ब्रिटिश सेंड बहादुर शाह टू? ठीक है, वेयर डिड द ब्रिटिश सेंड बहादुर शाह टू आउट ऑफ द कंट्री? बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? ठीक है, कौन? अंग्रेज भेजे थे। ये कब की घटना है? ये घटना है 1858 की। कब की है? 1858 की। ठीक है,
सबसे पहले ये इनको भेजा क्यों गया था, अगर ये बात करें हम लोग, तो ये हुआ था कि 1857 की क्रांति आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति, इस क्रांति में इनका जो सहयोग था, ठीक है, 1857 की क्रांति में इनका जो सहयोग था उसके कारण इनको यहाँ से भेज दिया गया था। कहाँ भेजा गया था, तो रंगून भेजा गया था, ठीक है, 1857 की क्रांति में। जहाँ जब 1858 में इनको यहाँ से भेजा गया, उसके लगभग 4 साल बाद 1862 में इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। हु डिड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभिज्ञान शकुंतलम है क्या, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित प्रथम भारतीय नाटक है, ठीक है, प्रथम भारतीय नाटक है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, जॉन निकेल्सन ने, ठीक है। अब कालिदास के और कुछ रचना की अगर हम लोग बात करें तो था मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, उसके बाद था कुमार संभवम, ठीक है। और अगर इनके कुछ और पुस्तकों की बात करें हम लोग तो उसमें था रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको परीक्षा के मद्देनज़र याद रखनी है। कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन था, ठीक है। हु वाज द लास्ट वायसराय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ये। और अंतिम वायसराय, ब्रिटिश वायसराय की अगर बात करें अंतिम, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम अगर भारतीय वायसराय की बात किया जाए, जो भारतीय, ठीक है, जो वायसराय बना था वो थे CR गोपालाचारी, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ठीक है, वायसराय। तो अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको ये भी पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के 1947 में वायसराय कौन थे, माउंटबेटन, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। गांधी जी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न जरूर याद रखिएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब होता है, देखिए गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, आपको पता है 1916 में गांधी जी भारत की यात्रा पर निकले थे, भारत जानने के लिए, और 1915 में ये वापस आए थे, ठीक है। और 1916 में ये भारत की यात्रा के लिए निकले थे। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, GC
गोखले जी, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी। इन्होंने इन्हें कहा था कि पहले भारत की यात्रा करने के लिए, भारत को जानने के लिए, फिर भारत में कुछ भी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के लिए जो भी अगर करना है तो पहले भारत को जानना। अगर आपको तैयारी करनी है बीएसएससी की तो आपको पहले उसका सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी अनुसार इनके राजनीतिक गुरु ने कहा था कि पहले भारत को, ये 1916 में भारत की यात्रा पर निकले और 1917 में, ठीक है, 1917 में ये चंपारण आए थे, ठीक है, जो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। चंपारण आप जानते होंगे, बिहार में है। तो यहाँ पे क्या मुद्दा था? यहाँ पे 3 कटिया प्रणाली थी, ठीक है। कुल भूमि का 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी और ये जबरन खेती करवाया जा रहा था, जिसके कारण किसान बहुत परेशान होते थे और इनके लिए इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसके बाद एक कमेटी भी बनाई थी, किसान सहायता समिति, जिसमें गांधी जी भी एक उसके आप बोल सकते हैं सदस्य थे, ठीक है। तो 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जाम्स में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, 1 से 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल हेराल्ड, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? आपको पता होगा कि जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी, ठीक है, उस समय में बहुत सारे, उस समय तो ये माध्यम नहीं था जो अभी वर्तमान में हम लोग के पास है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब। उस समय माध्यम क्या होता था? समाचार पत्र के या तार के माध्यम से पहुंचाया जाता था कुछ। तो उस समय में अधिकतर लोग क्या करते थे? समाचार पत्र निकालते थे और उसी में अपनी जो भी मन की बात होती थी वो लिखते थे और दूसरे लोग उसको पढ़ करके उससे क्या होते थे? उत्साहित होते थे, या आप कह सकते हैं कि उनमें जज्बा जगता था कि ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो नेशनल हेराल्ड समाचार किसने प्रारंभ किया? ये है, आप विकल्प देखिएगा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कब था? 1938 में इन्होंने ये किया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस समाचार पत्र के बारे में और कुछ हो, तो 1942 आपको याद होगा, 1942 में, ठीक है, हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। उस समय में इस समाचार पत्र को ब्रिटिश द्वारा बैन कर दिया गया था, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेगास्थनीज, अगला प्रश्न है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? अब मेगास्थनीज आप जानते होंगे, ठीक है। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मौर्य के दरबार थे। इसके अनुसार से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और इनका अगर मेगास्थनीज की एक रचना है जो बहुत ही, जिसमें भारत का विस्तृत इतिहास दिया है, वो है कौन सा? इंडिका, ठीक है, इंडिका। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। और अगर मेगास्थनीज के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास का पिता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर भारतीय इतिहास का पिता पूछे तो ये इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने इंडिका बुक में भारत का विस्तृत इतिहास लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो नॉलेज के लिए तो बहुत सारी किताब हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, ठीक है। स्तूप, स्तूप देखिए बौद्ध धर्म में 3 चीज़ बहुत मायने रखता है, चैत्य, स्तूप और विहार। और ये भी कहा जाता है कि बिहार जो राज्य है इससे बहुत संबंध है विहार से। विहार मतलब भ्रमण होता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि स्तूप किसका है, तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है, मृत्यु का। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ये आप लोग जानते होंगे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया, बोध गया में, जो अब बोध गया है। और इनकी मृत्यु जो स्तूप है, इन्हें लिए बोध का स्तूप कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। और ये मृत्यु नहीं, इन्हें कहा जाता है परिनिर्वाण, मृत्यु के परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। ये यूपी का पार्ट है, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज कौन, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त। अब गुप्त वंश ये ज्ञात शासक है विष्णुगुप्त, उसके बाद कोई ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिले और कुछ शासक के, ठीक है। अब अगर गुप्त वंश का फाउंडर की बात किया जाए, ठीक है, तो फाउंडर थे श्रीगुप्त, फाउंडर श्रीगुप्त थे, ठीक है। और ये स्कंदगुप्त जो था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद जी सिंह से संबंधित। और गुरु गोविंद सिंह का आप लोग जानते होंगे कि जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, पटना के पटना साहिब में, ठीक है। प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी, उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, जहाँ अभी भी गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा की थी वो आनंदपुर साहिब में प्राप्त की थी, ठीक है। कहाँ पे की थी, आनंदपुर साहिब में प्राप्त की थी। और उन्होंने फारसी जो सीखी थी, एक मुस्लिम धर्म गुरु थे काजी पीर मोहम्मद। क्या नाम था मुस्लिम धर्म गुरु का, काजी पीर मोहम्मद। इनसे उन्होंने फारसी सीखी थी, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने 5 क खालसा, वो आप लोग सुनते होंगे वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, तो ये खालसा शब्द और 5 क। अब ये 5 क क्या है, 5 क आप देखते होंगे सिख में, अगर आप देखिएगा 5 क से कंघा, कृपान, जो देखते होंगे आप लोग, वो एक तलवार टाइप का लेकर के चलते हैं, चाकू, ठीक है। केस, बाल बड़ा बड़ा, केस, कंघा, कृपान, ठीक है, कड़ा, ये सब चीज़ गौर कीजिएगा। और कच्छा, ठीक है। ये 5 क थे। 5 क में क्या था, केस, कंघा, कृपान, कड़ा, कच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पाइका आंदोलन, ठीक है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। पाइका आंदोलन सबसे पहले हुआ कहाँ था, ठीक है। पाइका आंदोलन हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। और पाइका जो है ये उड़ीसा का एक जाति है,
ठीक है। पाइका उड़ीसा का एक जाति है और ये आंदोलन हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817 में। किसके विरुद्ध? 1817। तो आप एक चीज़ गौर कर लीजिएगा, अधिकतम आंदोलन किसके ही विरुद्ध होता है? ब्रिटिश के विरुद्ध, ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था। और ये जो इसके जो प्रमुख नेता थे, ये नेता थे कौन? बख्शी जगबंधु, ठीक है। कौन थे प्रमुख नेता? बख्शी जगबंधु, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? हुज प्रिजन रूम इज ए टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल मतलब जहाँ पे जाया जाता है। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, इनमें से एक नाम आपको बहुत ही लग रहा होगा ज़बरदस्त, वो हैं वीर सावरकर। आप इनको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ये बहुत आजकल चर्चा में भी रहते हैं, वो चाहे राजनीतिक कारण ही क्यों ना हो, ठीक है। इनको जो हुआ था, ये इनको 4 जुलाई 1911 से, ठीक है, 21 मई 1921 तक, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पोर्ट ब्लेयर का जेल में। और ये काले पानी की सज़ा यही होती थी, ठीक है। और इनको काले पानी की सज़ा क्यों किया गया था? तो नासिक षड्यंत्र के कारण। किसके कारण? नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र के कारण इन्हें ये सज़ा दी गई थी, ठीक है। और इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी। उनका नाम क्या था? 1904 में अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव भारत, ठीक है। वीर सावरकर से रिलेटेड ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बता दी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वो आप जानते होंगे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? अच्छा, ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत आगे कदम उठाए थे। और 1856 में इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है, ये पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद लड़की की शिक्षा, बच्ची का बालिका शिक्षा में भी इनका बहुत योगदान था, ठीक है। और इनकी अगर पत्रिका की बात करें तो सोम प्रकाश इनकी पत्रिका थी, ठीक है। और 1856 में ये जो विधवा पुनर्विवाह था, लॉर्ड डलहौजी, अगर भारत के उस समय में गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। एक सेकेंड, डलहौजी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज। तो कौन थे आनंद मठ के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी जी, सॉरी,
बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। और आनंद मठ से ही अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम जो अभी हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये इसी से लिया गया है, आनंद मठ से ही। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि 1946 या 7 कह सकते हैं, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले सभी क्रांतिकारी नेता, ठीक है, सभी क्रांतिकारी जो भी नेता थे या क्रांतिकारी थे, उन सब का एक आदर्श वाक्य था वंदे मातरम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, ये चीज़। तो ये आजकल भले ही राजनीतिक मुद्दा बन गया हो, परंतु पहले ये धर्म उर्म मायने नहीं रखता था, वंदे मातरम सबका एक ये नारा था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। सबसे पहली बात तो ये है कि कुतुब मीनार बना क्यों, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, अब और पूरा किसने किया, और इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो कह सकते हैं, कुछ चेंजेज किसने की। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरुआत किया था वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, आप लोग जानते होंगे। ये क्यों करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में ये शुरुआत किया गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई पोलो खेलते हुए, तो उसके बाद उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है, 5th फ्लोर जो है, इसे किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन वंश के थे, गुलाम वंश के। किसके याद में, मतलब किसकी स्मृति में, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पे कुतुब मीनार क्यों है, बहुत आदमी सोचते थे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे कराया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, एक सूफी संत के स्मृति में किया गया था। और इसे पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। और इसके ऊपर में 5वां मंजिल किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। कौन कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इसके सहयोगी में कौन थे, बंगाल विधानसभा के कुछ नेता। परंतु जब 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई, तो ये पार्टी शुरुआत में बहुत अच्छी चली, लेकिन 1925 में जब इसकी मृत्यु हुई तो ये पार्टी का प्रभाव कम हो गया, एक तरह से बोलते हैं समाप्ति की ओर चल पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, पुस्तक आईने अकबरी, ठीक है,
पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन है? पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। कौन है आईने अकबरी के लेखक? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद, क्या? तोता-ए हिंद की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये इतिहास के 20 प्रश्न थे। मैं आगे भी और इनमें जो प्रश्न छूटे हुए हैं वो सब लेकर के आऊँगा। तो अगला सेशन के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, अगले दिन कल आपको अगला सेशन उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।